दोस्तों, आज की दास्तां है एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन की जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शहीद हीरोइन कहलाई जाती है। इनकी लाजवाब अदाकारी को आज भी दर्शक याद किया करते हैं, पर आखिर इस खूबसूरत हीरोइन ने ऐसा क्या कर दिया कि अपने खुद के ही देश में अपनी ही सरकार ने इनको दिल दहला देने वाली सज़ा दी। क्यों इन्हें तड़पा तड़पा कर मरवा दिया गया? मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि आज जब आप इस हीरोइन की पूरी जीवन की कहानी सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल उठेंगे। आखिर क्यों इस खूबसूरत अभिनेत्री को अपने ही मलमूत्र में रहना पड़ा? इन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि इस अदाकारा को सभी के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया था? क्यों इस हीरोइन की मौत के बाद भारत के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम? तो आइए इस अदाकारा की पूरे जीवन की प्रताड़ना भरी जिंदगी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल ट्रू क्राइम में, जहां आपको पता है हमेशा सच्ची क्राइम स्टोरीज दिखाई जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात कर रहे हैं स्नेहलता रेड्डी की, जिनका जन्म 1932 को आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई परिवार में हुआ। वैसे तो इनका परिवार पीढ़ियों से हिंदू था, पर जब स्नेहा का जन्म हुआ तो उनके परिवार ने हिंदू से ईसाई धर्म अपना लिया था। रही बात इनके परिवार की, तो इनका परिवार बेहद तंगी, गरीबी और दुख तकलीफ में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। पर इस गरीबी के बीच भी उनके परिवार ने स्नेहा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्नेहा ने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था कि उनके मन में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि कम से कम मैं पढ़ लिख कर इतना तो बन जाऊं कि अपने परिवार का जीवन सरलता से तो व्यतीत करवा सकूं। तो स्नेहा का बचपन गरीबी में भले ही बीत रहा हो, पर उनके मन में बचपन से ही कुछ कर दिखाने का जुनून पनपता रहा। थोड़ा सा समझदार हुई तो उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म देखा। शायद यही कारण था कि स्नेहा इन वजहों से काफ़ी क्रांतिकारी और बगावती हो गई थी। उनके मन में हमेशा से सिर्फ यही बात चलती कि कैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, और दूसरी बात थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत। शायद यही कारण होगा कि उन्होंने हमेशा के लिए अपना ईसाई नाम बदलकर अपना हिंदू नाम स्नेहलता रख लिया। हमेशा के लिए क्रिश्चियन वेशभूषा को परित्याग कर दिया और भारतीय वेशभूषा को अपना लिया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को देखते हुए उनके मन में हमेशा से ब्रिटिशियंस के खिलाफ बगावत बनी रहती। हाँ, मगर उन्होंने कभी भी अहिंसा का रास्ता नहीं चुना। पढ़ाई के दौरान वो अक्सर आज़ादी पर आधारित नाटकों में हिस्सा लेती, ताकि जैसे भी हो लोगों को आज़ादी के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। अब ये नाटकों का सिलसिला स्नेहा की अति रुचि में बदल गया। इधर कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हुई तो स्नेहलता ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस थिएटर ग्रुप का नाम था मद्रास प्लेयर। ये उस समय का बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप था। इस थिएटर ग्रुप में अक्सर बड़े बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक आया करते थे और अपनी फिल्म के लिए कलाकारों का चयन किया करते थे। उन्हीं दिनों वहाँ पर कन्नड़ तेलुगु फिल्म निर्देशक पटामी राम रेड्डी आए। वहीं पर उनकी मुलाकात स्नेहलता से हुई और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं लगा। शायद इसका कारण ये भी था, स्नेहलता एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छी पाठ कथा लेखिका भी थी, और दोनों के विचार इतना मेल खाते कि पलक झपकते ही ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वैसे दोनों के परिवारों को ये रिश्ता कबूल नहीं था, पर स्नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहा लता रेड्डी फिल्मों में काम करने लगी। ये सभी के सभी फिल्में समाज में चल रही कुप्रथाओं पर ही आधारित रहती।
हाँ, इनमें अधिकतर फिल्में तो उनके पति के द्वारा ही बनाई जाती, लेकिन इन कुप्रथाओं को फिल्मों के माध्यम से इस नासमझ समाज को समझना बेहद मुश्किल था। शायद यही कारण था कि उनकी फिल्म का हमेशा विरोध होता, पर स्नेहलता ने अपने तरीके से समाज को जागरूक करने की ठान ली थी। भले ही उनकी फिल्मों का विरोध हो, उन्होंने फिल्में बनाना कभी बंद नहीं किया। तभी उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे आज तक की कन्नड़ सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म माना गया। इस फिल्म का नाम था संस्कारा। वर्ष 1971 को इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बहुत बवाल हुआ। मद्रास सेंसर बोर्ड ने 4 वर्षों तक इस फिल्म के रिलीज पर ही रोक लगा दी, पर उसके बावजूद स्नेहलता ने हार नहीं मानी। वो अदालत गई और अदालत के फैसले के बाद इस फिल्म से रोक हटा दी गई। 4 वर्षों की रोक के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों का भारी हुजूम फिल्म को लेकर देखने के लिए टूट पड़ा। इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही अवार्ड की बौछार होने लगी। ये सभी के सभी पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। हाँ, अब स्नेहलता रेड्डी को एक राष्ट्रीय अदाकारा के रूप में जाना जाने लगा था। फिल्म की सफलता के बाद स्नेहलता ने मद्रास और बेंगलोर में थिएटर की स्थापना की। इन थिएटर के माध्यम से स्नेहलता समाज में चल रही कुप्रथाओं को हमेशा उजागर करती। इन्हीं सब के चलते स्नेहलता की इमेज पूरे भारतवर्ष में एक अदाकारा के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी हो रही थी। अब स्नेहलता का नाम राजनीति के बड़े बड़े गलियारों में गूंज रहा था। शायद इसी के चलते उनकी और उनके पति की पहचान राजनीतिक धुरंधर जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस उन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। कुछ ही दिनों बाद जॉर्ज फर्नांडिस से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दोस्ती एक दिन स्नेहलता के लिए नरक का द्वार बन जाएगी। साल था 1975 और वह 25 जून की काली रात थी। शायद भारत देश के इतिहास की इस काली तारीख से इनके जीवन में घोर अंधेरा आने वाला था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश को रेडियो पर संबोधित किया। देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। अब आपातकाल लगने के बाद नागरिकों पर देश के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लग गई। राजनीति से जुड़े छोटे बड़े सभी नेताओं और अभिनेताओं को जबरन जेल में पकड़ कर डाला जाने लगा और उन्हीं नेताओं में एक था जॉर्ज फर्नांडिस। इंदिरा गांधी के लिए ये नाम नकेल बन गया था। किसी भी हाल में उन्होंने आदेश दिए थे कि जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़कर लाना ही लाना है। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस को बंदी बनाया जाना इसलिए भी आवश्यक था कि आपातकाल के पहले रेलवे कर्मचारियों की बेहतर सुविधाओं को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस हड़ताल कर चुके थे और ये हड़ताल दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी। उनकी बेटी बताती है कि आपातकाल के दौरान स्नेहलता की मुलाकात अपने राजनीतिक दोस्त जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी रूपरेखा स्नेहलता को बताई कि वो किस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले हैं, पर स्नेहलता को जॉर्ज और उसका प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कारण ये था कि स्नेहलता अहिंसावादी थी, उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जॉर्ज फर्नांडिस हिंसा की बात कर रहे थे। शायद इसलिए स्नेहलता रेड्डी ने अपने आप को जॉर्ज फर्नांडिस से बिल्कुल अलग कर लिया। इधर इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना चाह रही थी। स्नेहलता रेड्डी और जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्ती की खबर सरकार तक पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी ने जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा और अंततः उन्होंने जॉर्ज की दोस्त स्नेहलता रेड्डी को पकड़ा। तो 27 अप्रैल 1976 की वो रात जब स्नेहलता और उनके पति किसी काम के सिलसिले में बेंगलोर गए हुए थे। शायद ये वो समय था जब स्नेहलता के जीवन में बुरे वक्त ने दरवाज़ा खटखटा दिया था। दरअसल इधर ये दोनों एक साथ मद्रास पहुँचे और उधर बेंगलोर में उनके घर पुलिस पहुँच गई। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। स्नेहलता के बेटे ने पूछा कौन? बाहर से आवाज़ आई, टेलीग्राम है सर।
इधर दरवाज़ा खुला और पुलिस के कर्मचारियों ने भूखे भेड़ियों की तरह अंदर घुसकर पूरे घर को तितर बितर कर दिया। घर वालों को उस रात पूछताछ के नाम पर खूब टॉर्चर किया गया। जब सुबह स्नेहलता रेड्डी घर पहुंची तो पुलिस ने उनके घर से थोड़ी दूरी पर ही उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। स्नेहलता अभी घर भी नहीं पहुंच पाई थी। उनसे कहा गया थोड़ी सी पूछताछ करनी है, आप थोड़ी देर के लिए थाने चलिए। पति से कहा गया आप घर जाइए, हम अभी खुद ब खुद इन्हें छोड़ जाएंगे। उसके बाद स्नेहलता रेड्डी को कार्टर हाउस ले जाया गया। उस रात स्नेहलता वापस नहीं आई और इसी तरह 3 रातें गुजर गई। पति और परिवार को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर स्नेहलता रेड्डी के साथ क्या हो रहा है। बड़ी कशमकश के बीच उनके पति को 3 दिन बाद ये पता लगा कि उनकी पत्नी को बड़ोदरा डायनामाइट केस में मुख्य दोषी बनाया गया है। कहा गया कि स्नेहलता रेड्डी संसद भवन और कुछ सरकारी मंत्रालयों को बम से उड़ाने की योजना बना रही थी। इसके साथ ही स्नेहलता रेड्डी पर मिका एक्ट भी लगाया गया। ये एक्ट था जिसमें आपातकाल के समय सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। पर शायद अब तक स्नेहलता रेड्डी के साथ जो भी हो रहा था वो एक नाटक था। असल बात शायद यह थी कि उस समय इंदिरा जी स्नेहलता को डरा धमका कर जॉर्ज फर्नांडिस का पता निकलवाने चाह रही थी, पर स्नेहलता कुछ जानती तो बताती। अब इंदिरा गांधी ने उन्हें बेंगलोर सेंट्रल जेल भेज दिया। जेल में स्नेहलता रेड्डी को अन्य कैदियों से अलग रखा गया। ये काल कोठरी थी। अगर साथ देने को कोई था तो वो अंधेरा था। ये इतनी छोटी जगह थी कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से लेट भी नहीं सकता था। हमारे और आपके लिए कल्पना कर पाना भी कठिन है। इस छोटे से कमरे में मलमूत्र करने के लिए सिर्फ एक छेद था। हाँ, रोशनी की तो बात करिए ही नहीं। कहीं से भी एक भी सूर्य की किरण अंदर नहीं आ सकती थी। अंदर अगर कुछ था तो मच्छर, कीड़े मकोड़े, गंदगी और एक अजीब तरीके की सड़न। ऐसी नरक भरी जिंदगी जिसे सोच पाना भी हमारे रूह को कपा देता है। आपको बता दें कि स्नेहलता रेड्डी को बचपन से ही सांस की बीमारी थी। सोचिए, अस्थमा की एक गंभीर मरीज स्नेहलता उस सड़न में जीवन कैसे गुजार रही थी। उसी काल कोठरी में वो मलमूत्र करती। उसी काल कोठरी में स्नेहलता एक बेगुनाह होने के बाद भी अपराधी का जीवन जीने में मजबूर थी। अभी आप रुकिए, शायद अभी प्रताड़ना कम नहीं हुई थी, क्योंकि जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां उन्हें ले जाकर पूछताछ के नाम पर उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते थे। अगर स्नेहा मना करती तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते, उन्हें दम भर के पीटा जाता और जबरन सभी के सामने उन्हें नंगा रखा जाता। शायद उन रातों को क्रूरता भी अपने आप में डरने लगी होगी। स्नेहलता रेड्डी को कैद में बद से बदतर खाना दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ दिन रात यही पूछा जाता कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है, और रोती बिलखती स्नेहलता रेड्डी सिर्फ यही कहती, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर शायद ये सज़ा उनकी दोस्ती का मुआवजा थी। क्या जवाब देती है स्नेहलता रेड्डी की इस बेरहम सरकार ने एक न सुनी। ऐसी रोज यातनाएं दी जाती जिनका अंत मौत हो सकता था। आपको बता दें कि इस जेल में उस जमाने के जाने माने नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कैद थे। ये सब अक्सर रात में एक महिला के चीखने की आवाज़ सुनते। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा यातनाओं वाली थी कि ये सब सुनकर उनके माथे पर भी भय के मारे बल पड़ जाया करते थे। उन्हें बाद में पता लगा कि आवाज़ अदाकारा स्नेहलता रेड्डी की थी। स्नेहलता रेड्डी जी ने अपने कैद के दौरान अपने अनुभवों को कागज़ के पन्नों में बयान किया, जिसे बाद में कर्नाटक मानवाधिकार आयोग ने अ प्रिजन डायरी के नाम से पब्लिश किया। उसमें लिखा था, ये वो जगह है जहां एक इंसान भी पर्याप्त से नहीं रह सकता। इतना जुल्म और इतनी यातना सहन करके स्नेहलता मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ चुकी थी
और ये कमजोरी अस्थमा की वजह से 4 गुना तकलीफ दे रही थी। शायद वो मौत की गुहार लगा रही थी। कौन सा ऐसा दिन हो कि उन्हें मौत आ जाए। बीमार स्नेहलता को निर्दयी जेल के अधिकारी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा नहीं मुहैया करवा रहे थे। इधर इनका पूरा परिवार इस बात के लिए व्याकुल था कि कब तक स्नेहलता को जेल में रखेंगे। आखिर कौन सा ऐसा दिन होगा जब वो घर आएंगी। कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। एक दूसरे को तसल्ली देते देते 8 महीने बीत गए थे। तभी एक दिन एक अनजान फोन आया। इस फोन को उनकी बेटी नंदा रेड्डी ने उठाया। अगली आवाज़ उनकी मां स्नेहलता की थी। नंदा रेड्डी कहती है, आज भी वो सब सोचकर दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कहती है, उनकी मां ने बोला, बेटी आज मुझे ये लोग अस्पताल लाए हैं, तुम मिलने आओगी क्या बेटी। बेटी नंदा रेड्डी कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन के बाद नंदा इतनी रोई कि शायद ही वह आज तक कभी रोई होगी और भागते भागते विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंच गई। अपनी मां को देखकर नंदा रेड्डी उनसे चिपट गई और इधर स्नेहलता भी अपनी बेटी को पकड़कर चूमने लगी। बार बार उनके बालों को सहलाती और चूमती ही चली जाती। नंदा ने भी अपनी मां को मानो ऐसे पकड़ा था कि अब उन्हें उनसे कोई छुड़ा ही नहीं सकता। तभी पुलिस का एक सिपाही आकर बोला, अब बाहर जाओ, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। अस्पताल में टेम्परेरी दवाई करवाने के बाद स्नेहलता रेड्डी को पुलिस वैन में खींचकर बैठा दिया गया। वैन फिर से जेल चली गई। स्नेहलता रेड्डी दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। वो इतना दुबली हो गई मानो हड्डियों पर एक पतली मांस की परत चढ़ी हो। अस्थमा भी अब 4 गुना बढ़ गया था। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण स्नेहलता रेड्डी को जेल प्रशासन ने मजबूरी में कुछ दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया। 15 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी घर वापस आ गई। स्नेहलता रेड्डी घर पर पैरोल पर वापस आई थी, पर जेल की क्रूरता उनके मन में घर कर गई थी। उन्हें हमेशा यही डर बना रहता था कि उन्हें अभी फिर से जेल जाना है। इसी अमानवीय क्रूरता को सोच सोच कर छूटने के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी 1977 को वो परलोक सिधार गई। अब स्नेहा को इस नरक की दुनिया से छुटकारा मिल गया था। पुलिस के पास स्नेहलता रेड्डी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें 8 महीने तक इन यातनाओं को झेलना पड़ा। एक महान अभिनेत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी स्नेहलता रेड्डी को कैद में वो सारी प्रताड़नाएं दी गई जो कि एक आतंकवादी को दी जाती है। आज भी उनकी बेटी नंदा रेड्डी कहती है कि उनके साथ हुई बर्बरता, क्रूरता, नंगेपन को सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। नंदा रेड्डी इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती है। नंदा रेड्डी क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट है, जब भी वह अपनी मां के बारे में सोचती है और किसी से बात करती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदा अपने आर्ट केस में हमेशा यही लिखती है कि उनकी मां अपनी मौत नहीं मरी, उन्हें मारा गया है, उन्हें भारत सरकार ने मारा है। सत्ता और राजगद्दी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई। न जाने कितने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। स्नेहलता रेड्डी के साथ जो भी हुआ, शायद इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। वैसे उत्तर के इलाके में स्नेहलता रेड्डी को शायद कुछ लोग जानते हो, लेकिन दक्षिण के इलाके में स्नेहलता रेड्डी की पूजा की जाती है। इन्हें लोग एक शहीद के रूप में जानते हैं। पर आप बताइए कि कभी आपने क्या इस अभिनेत्री का नाम सुना था कि कोई ऐसी भी अभिनेत्री है जिनको इतनी बेदर्दी से हमारी सरकार ने मौत के घाट उतार दिया? अगर नहीं सुना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारी वीडियो के माध्यम से ही उनकी कहानी को सुना है तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो आखिर कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।